नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रत्येक दिन के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, 5 करंट अफेयर्स का मुद्दा लाते हैं, उससे प्रश्न तैयार करते हैं और उसको साथ मिलकर के समाधान भी करते हैं। अंत में एक प्रश्न प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को दिया करता हूं, वह भी आज देखेंगे। एपिसोड नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। आज का पहला टॉपिक देखिए, और ये पहला टॉपिक जो है अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा है। डीजी यात्रा को लेकर के इसको जो है 4 स्टार लगा दीजिए। इस तरह की चीजें पूछी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको कहा गया है कथनों पर विचार कीजिए और कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पुछल्ले शब्द को आराम से पढ़ना है। सही नहीं की बात किया गया, इसको डिकोड कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि कौन सा कथन जो है वह गलत है। जो गलत होगा वही इसका सही जवाब होगा। 2 स्टेटमेंट है, जरा देखते हैं। इसके अंतर्गत संपर्क रहित और निर्बाध रेलवे यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जाता है। रेलवे यात्रा को लेकर के बात किया है, संपर्क रहित बात किया गया है और चेहरे की पहचान तकनीक के उपयोग को लेकर के बात किया गया। जो कीवर्ड होता है सेंटेंस में, उसको सही से पहचानना है। चलिए, अब दूसरे पर पहले आ जाते हैं। इसके माध्यम से यात्री बिना किसी भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत किए यात्रा की सुरक्षा प्रणालियों से गुजर सकते हैं, यानी कि फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट ये बात कर रहा है। अब सबसे पहले डीजी यात्रा के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, डीजी यात्रा जो शुरू किया गया है, ये पहल ना चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या इसको बोलेंगे, शॉर्ट में लिखा रहेगा तो FRT, है ना, ये भी लिखा रह सकता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। इस तकनीक पर यह आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? निश्चित तौर पर जो इसमें कहा भी गया है, यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है ना, जिसमें कहा गया है कि फिजिकल कांटेक्ट कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें अपने जगह पर है। दूसरी बात यहां पर क्या कहा गया है कि रेलवे यात्रा, दरअसल ये जो डीजी यात्री पहल है, ये हवाई अड्डों के लिए है, एयरपोर्ट्स के लिए है। वहां पर अपनी पहचान साबित करने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे आप, तो विभिन्न चेक पॉइंट्स बने रहते हैं, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, संपर्क आपको करने की किसी चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। तो चेहरे की पहचान से ही आपका काम चल जाएगा। सुरक्षा के जितने कामकाज हैं वो आपको हो जाएगा। तो इसमें यात्रियों को सुविधा होगा और क्या होगा कि समय कम लगेगा, उनको परेशानी कम होगा। तो देखिए, इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट तो सही नजर आता है फिर, कि इसके माध्यम से यात्री बिना किसी भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना यात्रा की सुरक्षा प्रणालियों से गुजर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संपर्क रहित तो ठीक है, चेहरे की पहचान तकनीक हमने देखा, FRT की बात की, लेकिन यह कह रहा है रेलवे यात्रा, जबकि हमने आपसे क्या कहा कि यह जो है हवाई यात्रा को लेकर के बात है। अब देखिए, छोटा सा गलती यहाँ पर है। पूरे अगर लाइन को आप सीधे एक लाइन से पढ़ जाएंगे ना, तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट सही नजर आएगा। लेकिन बारीकी से कीवर्ड, इसलिए मैं कहता हूं कीवर्ड पर ध्यान देना है, तो आपको नजर आ जाएगा कि रेलवे यात्रा, हवाई यात्रा को बदल के बस रेलवे कर दिया था, यही गलती था इसमें। ठीक है, तो यहां पर है कौन सा सही नहीं है, तो बताइए, पहला सही नहीं है ना, तो विकल्प केवल एक होगा, यानी कि ए विकल्प के साथ हम लोग जाते हुए नजर आएंगे। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार प्रीलिम्स के लिए। इसको क्या करना है, आपको 5 स्टार और प्लस भी कर दीजिए इसको, है ना, यानी कि एग्जाम में जाने से ठीक पहले देख के जाइएगा इसे, ये ज्यादा जरूरी है। हाल ही में प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया गया है और कहा गया है सही है, और पूछा गया है कितने कथन सही है, नंबर पूछा गया है। अब जरा इसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के रूप में प्रस्तावित किया गया, पहला फैक्ट हमारे पास। फिर कहा गया कि 3 अनुच्छेद में बदलाव की बात, 82, 83 और 327 को संशोधित किया जाएगा, और एक नया अनुच्छेद जो है यहाँ पर 82A 1 से 7 तक जोड़ने का प्रस्ताव करता है। ठीक, फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट और है कि अनुच्छेद 83 क्या परिसीमन से संबंधित है, कहा जा रहा है कि परिसीमन किया जाएगा, है ना, लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का 2027 तक इसकी बात की जा रही है कि हो जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसे 129वें संविधान संशोधन विधेयक 2024 के रूप में प्रस्तावित किया गया है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वह पूरी तरह से सही है। और जब इसे प्रस्तावित किया गया तो इसमें कुछ बातें कही गई है कि आपको संविधान के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आप वन नेशन वन
इलेक्शन परिकल्पना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो कहा गया कि संविधान के 3 अनुच्छेद में आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता होगा, संशोधन करने की आवश्यकता होगा, जिसमें अनुच्छेद 82 की बात किया गया, 83 की बात किया गया और अनुच्छेद 327 की बात किया गया, जो कि 82, 83 और 327 यहां पर है। लेकिन इसके साथ एक और बात किया गया कि एक नया अनुच्छेद जो 82A 1 to 7 है उसे जोड़ना भी पड़ेगा। तो यह भी फैक्ट यहां पर है, यानी कि यह भी सही हुआ। तो कुल मिलाकर के दूसरा भी सही हो गया। लेकिन यहां पर एक फैक्ट और है कि अनुच्छेद 83 परिसीमन से संबंधित है। तो अब यहां पर देखिए कुछ अनुच्छेद यहां पर लिखा हुआ है ना, क्या क्या लिखा हुआ था जरा एक नजर देखते हैं। 82, 83, 327, ठीक है। तो हम लोग यहां पर नोट कर देते हैं 82, 83 और 327, ये हमारा हो गया आर्टिकल। तो ये क्या क्या कहता है इस बात पर ध्यान दीजिए। ये स्टेटमेंट कह रहा था कि अनुच्छेद 83 परिसीमन से संबंधित है, ये बातें। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अनुच्छेद 82 अगर आपने देखा है, संविधान को पढ़ा है, तो 82 जो है वह परिसीमन से संबंधित है। फिर 83 उसमें है, तो 83 किससे संबंधित है? तो सदनों की अवधि को लेकर के बात किया गया है ना, कि सदनों की अवधि क्या होगा उसको लेकर के चर्चा की गई है, यह निर्धारित किया जाता है। और फिर 327 क्या होगा? तो 327 जो है, भारत के संसद को कुछ अधिकार दिया गया है। और संसद को क्या अधिकार दिया गया है? तो चुनाव से संबंधित जो प्रावधान हैं उसको लेकर के यहां पर भारत के पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है 327। अब मामला समझ में आ गया। तो ये 3 चीजें था। तो 83 में जो परिसीमन की बात किया गया वह गलत है, वह 82 का हिस्सा है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है इस फैक्ट की वजह से गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने कथन सही हुए? 1 और 2। तो नंबर कितना? 2 कथन सही हुआ। तो हम विकल्प बी के साथ जाएंगे, केवल 2 स्टेटमेंट सही। ये मामला पूरी तरह समझ में आ गया। फिर से कहता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, पॉलिटी का भी प्रश्न है तो ज्यादा आप ध्यान रखिएगा। इसमें अनुच्छेद होता है, थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का रहेगा, तो यहां से पूछने की पूरी संभावना रहेगा। अब चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साइंस टेक का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कितने आर्टिफिशियल तकनीक के घटक हैं? कितने? यहां पर 3 जो दिया गया है, भविष्य सूचक विश्लेषण, वीडियो एनालिटिक्स, व्यवहार विश्लेषण। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया गया है, यानी कि AI, आर्टिफिशियल तकनीक जो कहते हैं ना, क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मशीन जो है वह अपने सोचने समझने की उसकी शक्ति डेवलप हो जाए। जैसे कि हम लोग चैट GPT की बात करते हैं, हम कहते हैं गांधी जी पर एक ऐसे दो, बढ़िया से पैराग्राफ वगैरह सब तैयार करके हमें दे देता है सारा कुछ। तो ये चीजें हुआ। तो यहाँ पर जो ये 3 चीजें हैं ना, भविष्य सूचक विश्लेषण, वीडियो एनालिटिक्स और व्यवहार विश्लेषण, दरअसल ये तीनों जो है, ये तीनों ही AI के घटक होंगे। मामला समझ में आ रहा है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे थोड़ा समझा देता हूं। भविष्य सूचक विश्लेषण बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके विषय में समझिए कि हम इसमें करते क्या है। AI का तो घटक है ही। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऐतिहासिक डेटा का ये प्रयोग करता है AI टूल्स, और विभिन्न घटनाओं की और फिर परिणामों की यह भविष्यवाणी करता है। भविष्य का पीछे से डेटा वोटा सब लेगा और पूरे एनालिटिक्स से एक्सप्लेन करेगा और फिर बताएगा कि आज से 20 साल बाद किस तरह की घटना होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है वह भविष्य सूचक विश्लेषण के जरिए होता है। फिर है वीडियो एनालिटिक्स। वीडियो एनालिटिक्स जो है ना, ये एक तरह से AI का ही तकनीक है, और यह वीडियो डेटा को देखता है और उससे जांच और विश्लेषण करने की क्षमता निकालता है। जैसे कि मान लीजिए निगरानी करने की बात हो, वस्तु को पहचानने की बात हो, भीड़ विश्लेषण हो, ये सारे काम जो है यह वीडियो एनालिटिक्स के जरिए हो सकता है। इसके अलावा तीसरा क्या है? व्यवहार विश्लेषण। व्यवहार विश्लेषण क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को सही से पढ़ना, उसका अध्ययन करना व्यवहार का, ठीक है, और उसके अध्ययन को, उसके बिहेवियर को एक पैटर्न के रूप में समझना, ये बताना कि उसका जो व्यवहार है वह सामान्य है या असामान्य है। ये सब AI के जरिए किया जा रहा है। तो आज के समय में व्यापक परिवर्तन से समाज और व्यक्ति हम सब गुजर रहे हैं। यह तकनीक AI के द्वारा ही हो रहा है। यानी कि ये तीनों ही जो है AI के आपको घटक दिखेंगे। तो हमें C विकल्प के साथ तीसरे के लिए चलना चाहिए। सभी 3 हो गया। चौथे पर चले। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, जहां भी इन्वायरमेंट के टॉपिक आ जाए आप उसको अलग से नोट कीजिए। इन्वायरमेंट के टॉपिक जो करंट अफेयर्स के होंगे ना, आप समझ लीजिए कि पूरे साल भर में मेरे ख्याल से 200 टॉपिक होगा, है ना। कुछ फैक्ट को भी मैं शामिल कर देता हूं, तो उसके हिसाब से देखेंगे 200 टॉपिक्स, और उसमें से 15 प्रश्न तक आ सकता है।
ये बात ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसको हल्के में नहीं ले सकते इस टॉपिक को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर 4 विकल्प है, चर्चा में रहा है। दरअसल ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, जिसको STR लिखा जाता है, अगर ये कहीं लिखा हो टाइगर रिजर्व करके तो समझ लेना है आपको, ये जो है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व यानी कि डी विकल्प जो है ना इसकी बात करता है। इसमें सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो विशेष रूप से समर्पित सशक्त पुलिस इकाई की स्थापना की है। और यह जो है आपसे पूछा जा सकता है कि एक चीज तो हो गया कि मैंने आपको बताया कि ओडिशा राज्य में है, लेकिन एक चीज और पूछा जा सकता है कि भाई ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ना। क्योंकि ये आजकल फैक्चुअल थोड़ा सा यूपीएससी भी करने लगा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए यह जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, वहां पड़ता है। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है। अब एक चीज इस टाइगर रिजर्व से संबंधित और फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इस टाइगर रिजर्व को कब यह घोषित किया गया था, इस प्रोजेक्ट को। तो यह जो है 1973 में हुआ था, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो यह सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ इतने फैक्ट जुड़े हैं, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए 5वें पर चलते हैं, और 5वां भी जो है वह महत्वपूर्ण है। इसको आप क्या कीजिए, 3 स्टार लगा दीजिए। पवित्र उपवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पवित्र उपवन स्थानीय समुदायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी महत्व से संबंधित होते हैं। यहाँ पर जो है स्थानीय समुदाय कीवर्ड हुआ। भारत में पवित्र उपवन मुख्यतः राज्यों का नाम दिया जा रहा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये जो है 5 स्टेट की बात यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले इसके विषय में समझ लेते हैं कौन सा कथन है, पहला या दूसरा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पवित्र उपवन जो होता है ना, वो वनों का वो हिस्सा होता है जहां स्थानीय समुदाय द्वारा उसके जो अपना ट्रेडिशन है, कल्चर है, या उसका जो आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी महत्व है, उसको संरक्षित करने के लिए ये किया जाता है, पारंपरिक तौर तरीकों को बनाए रखने के लिए। और इस उद्यान में देखेंगे तो चाहे वो पौधा हो गया, चाहे वो जानवर हो गया, या फिर कीट हो गया, इसके विभिन्न प्रजातियों को सहारा देकर के बायोडाइवर्सिटी संरक्षण किया जाता है, उसमें योगदान दिया जाता है। और भारत में अगर मुख्य देखेंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भारत में पवित्र उपवन मुख्यतः अगर आपको देखना हो तो वह आपको तमिलनाडु में नजर आएगा, वो आपको कर्नाटक में नजर आएगा, केरल में नजर आएगा, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। तो हमने ये देखा कि पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि स्थानीय समुदायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व से संबंधित होते हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा हमने देखा राज्यों को लेकर के, तो तमिलनाडु उसमें है, केरल भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है और राजस्थान भी है, तो यह भी सही हो गया। पूछा गया कौन से कथन सही हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सी विकल्प के साथ जाएंगे। 1 और 2 जो है दोनों ही यहाँ पर आपको सही नजर आएगा। अब चलिए आज का एक प्रश्न जो है आपको दे रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे। चुटक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? नदी को लेकर के पूछा गया है। चुटक जल विद्युत परियोजना झेलम, सुरु, सतलज या फिर ब्यास, ये 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप में से अधिकांश तो लोग जवाब दे रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार जो है इसको लेकर के स्टडी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक प्रोग्राम कैसा लगता है जरूर बताएं। संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लगातार इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। प्रीलिम्स तक हम लोग इसे लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।